क्योंकि जो AIR थी वो 2015 थी और जेई मेंस में भी इन्होंने 98.73 परसेंटाइल स्कोर किया है। मतलब जेई मेंस भी फोड़ा, उसके बाद IIT बॉम्बे भी फोड़ा। तो तुमने कोचिंग कैसे करी, ऑनलाइन करी ऑफलाइन करी, ये बता दो जरा। आप प्रियांशु ये बता दो कि मॉक टेस्ट कितने लगाए थे तुमने। और एक मैं यहाँ IIT बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, एक IIT धनबाद में, वो भी करंट ईयर, तीनों करेंटली ईयर में। मैं तो बॉम्बे, एक IIT धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और एक NIT इलाहाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। सो हाय एवरीवन, आज है हमारे साथ प्रियांशु, जिन्होंने यार बिहार के एक छोटे से गांव से निकल करके आज IIT बॉम्बे तक का सफर तय किया है। इन्होंने यार अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT बॉम्बे को क्रैक किया। तो यार जितने लोग भी जेई 2024 और जेई 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए इनकी स्टोरी काफी ज्यादा मोटिवेटिंग है और काफी कुछ सिखाएंगे ये आप लोगों को, काफी कुछ बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। क्या इनकी स्ट्रैटेजी थी जिसके कारण ये IIT बॉम्बे तक पहुंच पाए फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, इन्होंने क्या क्या चीजें फॉलो की, कौन से बुक्स फॉलो किए, इनकी बैकलॉग इन्होंने कैसे कवर किया, ये प्रिपरेशन स्कूल के साथ प्रिपरेशन कैसे किए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन जो आप लोग नहीं मतलब पूछ पाते हो लोगों से, इस वाले वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और एक ऐसा बच्चा जो कि ग्राउंड लेवल से उठ करके IIT बॉम्बे, जो कि सबका सपना होता है, वहां तक पहुंच गया, तो उसकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से थी, उसकी लाइफ किस तरीके से थी, उसने क्या क्या स्ट्रगल किए, सारा कुछ आज वाले वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सारा कुछ पूछने वाले हैं हम प्रियांशु से। तो वेलकम प्रियांशु अवर चैनल, एंड बता दो क्या हाल चाल है तुम्हारे। Hi friends, I am Priyanshu Sharma in IIT Bombay currently in civil department, and I have got here in my first attempt. That's the achievement. और मैं एक चीज और बता दूं यार, प्रियांशु की जो AIR थी वो 2015 थी और जेई मेंस में भी इन्होंने 98.73 परसेंटाइल स्कोर किया है। मतलब जेई मेंस भी फोड़ा, उसके बाद IIT बॉम्बे भी फोड़ा। तो इनकी बहुत बढ़िया जर्नी होने वाली है, बहुत कुछ तुम लोगों को सीखने को मिलने वाला है इनसे। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे डाउट्स तुम्हारे कवर होने वाले हैं। और एक रियल टाइम एस्पिरेंट जिन्होंने अभी जेई को क्रैक किया है 2023 के अंदर, वो तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं एज कंपेयर टू जो 25 साल 30 साल पुराना पैटर्न था, उसको क्रैक करके आया होगा। तो एक बच्चा जो कि अभी 1 साल पहले जेई को क्रैक किया, वो बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को गाइड करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, ठीक है प्रियांशु। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रियांशु की, प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी तुमने अपनी जेई की, ये बता दो थोड़ा। भाई प्रिपरेशन आप कब शुरू कर रहे हो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम जब प्रिपरेशन शुरू किए थे तो हमें मालूम भी नहीं था कि हम IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम 11th में अगस्त में शुरू किए थे शिवम क्लासेस से, और उसमें मेरे को मालूम भी नहीं था कि IIT का हम तैयारी कर रहे हैं। बस तैयारी शुरू किए और बस लगे रह गए हैं कंटिन्यूअसली, बस लगे थे इस चीज में। कब स्टार्ट किया, 11th में 10th में, कब से स्टार्ट किया प्रिपरेशन कंप्लीटली 11th में ही, 11th के अगस्त में स्टार्ट किए थे। अच्छा, 11th में स्टार्ट किया। तो प्रियांशु बताओ कि तुम CBSE से थे या बिहार बोर्ड से थे। मेरा बैकग्राउंड तो CBSE से ही रहा है। 10th तक हम CBSE किए हैं और 11th 12th हम बिहार बोर्ड में आ गए हैं। अच्छा, तो बिहार बोर्ड में मेमोरियल एडमिशन करवाए थे। अच्छा और वहीं से पढ़ाई शुरू करा। अच्छा, तो ये बताओ स्कूल और प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया तुमने, मतलब कॉलेज भी जाते थे 11th 12th में, और किस तरीके से क्या हुआ। भाई जो बिहार से हैं उनके लिए तो हम रिकमेंड करेंगे कि 11th 12th में अगर जेई का प्रिपरेशन करना है तो बेस्ट रहेगा कि आप बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई करें, क्योंकि बिहार बोर्ड में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए आपको कॉलेज अटेंड नहीं करना पड़ेगा, केवल एग्जाम वगैरह जो होगा उसमें आपको देना रहेगा, जो भी ऑफिशियल्स काम रहेंगे उसके लिए जाना पड़ेगा। बाकी आपको फुल टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, तो आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाइएगा। और इसीलिए हम भी बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई किए हैं, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं रहता था, फुल टाइम प्रिपरेशन में देते थे। अच्छा, मतलब तुम नॉन अटेंडिंग थे, मतलब स्कूल नहीं जाना। हाँ, बिहार बोर्ड में ये सब कुछ चलता नहीं है, कोई अटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो अब प्रियांशु ये बताओ कि तुमने कोचिंग कैसे करी, ऑनलाइन करी ऑफलाइन करी, ये बता दो जरा। कोचिंग तो मैंने ऑफलाइन ही की है, शिवम क्लासेस से, जो कि गया में ही है, और उसको पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ने के लिए मुझे रूम वगैरह लेकर के गया में ही रहना पड़ा। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग करी टोटली, ऑनलाइन कहीं से भी फॉलो वगैरह नहीं किया। नहीं, जैसे कुछ अगर टॉपिक्स छूट रहे हैं, जो कि टॉपिक पढ़ाया जा चुका है लेकिन उसको अच्छा से कमांड नहीं, तो ऑनलाइन हेल्प लेते थे। जैसे यूट्यूब वगैरह पे कई सारे वीडियोस हैं अनअकैडमी के, वेदांत वगैरह, बायजूस और PW वगैरह, तो छोटे छोटे टॉपिक्स जो डाउटफुल रहते थे ना, उसे बस क्लियर कर लेते थे। और मेनली जो भी मेरा है सारे शिवम क्लासेस से ही है। अच्छा, मतलब एक्सटर्नल हेल्प यूट्यूब से। प्रिपरेशन सारी ऑफलाइन करी, बट छोटे मोटे डाउट्स को जो थे वो ऑनलाइन यूट्यूब से सारा कुछ कवर किया। हाँ, लेकिन और भी मेरे को शिवम क्लासेस से बहुत ज्यादा मतलब स्पेशल भी समझो ट्रीट मिला था। जैसे कि जब डॉट्स होता है तो उसमें हम स्पेशल टाइम लेते थे हम अपने टीचर से। जैसे बालकिशन सर जो मेरे टीचर थे, उनसे हम स्पेशल टाइम लेकर कर जाते थे। जब भी हो जाता था, उनके पास समय रहता था, तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के आराम से कंप्लीटली क्वेश्चन पूछते रहते थे। मैथ टीचर मेरे झन्ना सर थे, वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव थे, उनसे भी जाते थे और बस किसी भी समय मतलब एक टाइमिंग फिक्स कर लेते थे, उस समय जाते थे। सर भी 1-1 घंटा 1.5 घंटा मेरे पे वो देते थे, इस वजह से आज यहाँ तक है। मेरा भी मेहनत की है, मेरे टीचर का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है, इस वजह से यहाँ है।
अच्छा, मतलब कोई भी डाउट नहीं बचने देते थे, मतलब अगर जो ऑफलाइन में है तो टीचर से पूछ लिया या फिर ऑनलाइन में यूट्यूब वगैरह से डाउट क्लियर कर लिया। हाँ हाँ, तो यार ये चीज तुम लोग भी सीखो यार, डाउट्स तुम्हारे पास नहीं बचने चाहिए। डाउट्स अगर जो बच जाएंगे तो तुम एग्जाम में डाउटफुली रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, चाहे तो कैसे भी करो। तुम ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो टीचर से कंसल्ट करो, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं, वहां से तुम डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपने लेक्चर्स देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जहां से तुम अपने डाउट्स क्लियर करो। डाउट्स रह जाएंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रियांशु ने बताया कि उनके कोई भी डाउट्स नहीं थे, तो इसीलिए वो आज आईआईटी बॉम्बे के अंदर है, ठीक है ना। तो प्रियांशु, अब ये बता दो कि तुमने अपने जेई की प्रिपरेशन में बैकलॉग्स तो सबके होते हैं, तो तुमने बैकलॉग्स को कैसे कवर किया था, ये बता दो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं प्रिपरेशन के दौरान जिनका 11th वेस्ट हो जाता है, 11th के अंदर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, फिर उसको कवर नहीं कर पाते, तो तुमने कैसे कवर किया था? भाई, बैकलॉग ये मत सोच के चलना कि तुम्हारा ही हो रहा है। बैकलॉग सभी का होता है और बैकलॉग मेरा भी हुआ था। लेकिन बैकलॉग के कारण जो अभी करेंटली पढ़ाया जा रहा है, आप चाहे जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो करेंटली जो पढ़ रहा है उस पर ध्यान देना। और बैकलॉग जो है धीरे धीरे उसको कवर करते जाना। और जैसे कि संडे का एक छुट्टी होता है तो वो सब अच्छे से सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट करने का मतलब है कि वो तुम्हें 24 घंटा मिलेगा, पर्सनली मिलेगा, कि जितना भी आपका बैकलॉग है सारे कंप्लीट कर सकते हो। तो हमने वही संडे का इस्तेमाल किया था। बाकी जो बीच में छुट्टी मिलता था, दिवाली, दशहरा, तो उस समय भी हमारे टीचर्स जो थे वो भी यही रिकमेंड करते थे कि इस समय तुम 10 दिन जो तुम्हें छुट्टी दशहरा में मिल रहा है, इस दशहरा में अगर तुमने प्रिपरेशन को अपने जारी रखा तो इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें इस दशहरा में बहुत इंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो इस वजह से मैंने दशहरा, दिवाली उस समय भी मतलब सेलिब्रेट करते थे, लेकिन छोटे तौर पे। बाकी पढ़ाई लिखाई अपना कंटिन्यू रखते थे। अच्छा, मतलब स्ट्रैटेजी क्या रहती थी, मतलब जो बैकलॉग हो गया उसको किस तरीके से कवर करते थे, मतलब पुराने टॉपिक्स को पढ़ते किस तरीके से? देखो, बैकलॉग्स जो होता था ना, उसका सबसे जो मेरे को आज तक का सिंपलेस्ट तरीका मालूम चला जिससे कंप्लीट किया जा सकता है। और एक और भी चीज होता है ना कि कुछ बच्चे लोग हैं जो पढ़ लेते हैं, बैकलॉग जो छूटा हुआ है उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, और कुछ दिन बाद फिर लगता है कि अरे ये तो मेरा बैकलॉग था, मेरे को फिर से कमांड नहीं हुआ, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है ना कि उस चैप्टर को आप पढ़ें और उसी चैप्टर के एकदम करेंटली जो पीवाईक्यूज है एकदम उसी को तुरंत बना दे। तो इससे आपको क्या होगा ना कि जो आपने पढ़ा है उसका तुरंत एप्लीकेशन हो जाएगा। और एप्लीकेशन जब हो जाएगा ना तो आपको वो रिवाइज रह जाएगा, आपके माइंड में एक जगह फिट हो जाएगा, उसको आपको रिमेंबर करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप चैप्टर्स पढ़ें और तुरंत उस चैप्टर्स के पीवाईक्यू कर डालें। तो जैसा कि प्रियांशु ने बताया कि बैकलॉग्स कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो कि तुमको वीकेंड्स मिलते हैं, जो भी तुमको वेकेशंस मिलते हैं, वो सारे वेकेशंस में जो भी तुम्हारे छूटे हुए टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को तुम वीकेंड्स और वेकेशंस में कवर करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उसके बाद आप लोगों की दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो इन सारे में तुम अभी जो है ना अपने बैकलॉग्स को कवर करने में ध्यान दे दो। क्योंकि जिस दिन आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हो गया, जिस दिन तुम आईआईटी में पहुंच गए, उसके बाद तो यार सेलिब्रेट करना होगा ही तुम्हारा आईआईटी, मतलब दिवाली भी मनाओगे, दशहरा भी मनाओगे, सब कुछ। लेकिन इस टाइम पे तुमको यार बैकलॉग्स को कवर करना है जिससे कि तुम एग्जाम के अंदर मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन को कवर कर पाओ, ठीक है ना। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी जिससे कि तुम बैकलॉग को कवर कर सकते हो, ये बताया प्रियांशु ने। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रियांशु तुमने कौन कौन से बुक्स को फॉलो किया था, ये थोड़ा सा बता दो। हाँ, तो भाई बुक्स के लिए ना, जैसे मेरा मैथ्स का जो बुक था उसके लिए हम अरिहंत को फॉलो किए थे। अरिहंत का बुक था, उसे ही हम सारे जो भी एक्सरसाइजेज रहते थे एक्सरसाइजेज बनाते थे, और उसके लास्ट में ना हमें पीवाईक्यूज के कुछ क्वेश्चंस दिए जाते थे, तो उन पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस बनाते थे। वो मैथ के लिए मेरा अरिहंत हो गया। फिजिक्स के लिए डीसी पांडे मेरा था, वही डीसी पांडे पढ़ते थे। और केमिस्ट्री के लिए उसका केमिस्ट्री तो एकदम प्योरली समझो एनसीईआरटी ही है, तो एनसीईआरटी ही कंप्लीटली पढ़ते थे। और बाकी जो मेरे टीचर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री केवल एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन जो मेरे टीचर्स थे ना, जो चैप्टर्स एनसीईआरटी से आते थे वो बता देते थे, तो उस चैप्टर को एनसीईआरटी से कमांड करते थे। और बाकी जो अदर्स चैप्टर रहते थे वो सारे मेरे जो टीचर्स बताते थे, बस उन्हीं नोट्स को पढ़ते थे और उसी नोट्स से बस प्रैक्टिस करते थे, और बाकी फिर पीवाईक्यू वहीं। अच्छा, मतलब क्लास नोट्स और कुछ कुछ बुक्स जो कि मतलब मैथ्स के लिए अरिहंत फॉलो किया तुमने, फिजिक्स वगैरह के लिए डीसी पांडे किया, और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, और जो भी क्लास नोट्स हुआ करते थे ये सारी चीजें फॉलो किया। हाँ, तो यार तुम लोग भी देखो 50 बुक्स के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। अभी भी 4-5 महीने बचे हुए और कम समय बचा हुआ है, तो इसके अंदर तुम 50 बुक के पीछे भागोगे ना तो यार प्रिपरेशन पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। एक बुक के पीछे स्टे करो और वही तुम्हारा बेस्ट, तुम्हारा बेड़ा पार करवा देगा। कोई एक बुक पकड़ लो और उसी को धर कर रगड़ दो, उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। हाँ भाई, और जैसे अगर आप अभी एचसी वर्मा अगर बना रहे हो तो अब आप ये नहीं समझिएगा कि हम डीसी पांडे की तो एचसी वर्मा छोड़ करके आप डीसी पांडे बनाने लगे। ऐसा नहीं करना है। आप जिस भी बुक को बना रहे हैं उस बुक को थोरोली पढ़िए, मन से पढ़िए, और ये आप माइंड में सेट करके रखिए कि ये बुक सबसे बेस्ट बुक है, और उसे मन से सारे चैप्टर्स कमांड कीजिए, उसी बुक से आपको कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे बुक्स मत पढ़िए कि एचसी वर्मा भी पढ़ लेते हैं, डीसी पांडे भी पढ़ लेते हैं, और भी अदर बुक्स हैं वो सब भी पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 50 बुक के पीछे नहीं भागना, सीधी सी बात है। एक बुक पकड़ो और करते चलो। प्रियांशु, अब ये बता दो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने कैसे लगाए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस से रिलेटेड? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ये बताने का तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके बिना आपका समझिए सिलेक्शन ना होने का चांसेस एकदम बहुत ही मिनिमम है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है।
हालांकि ये मैं बता सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। मेरे पास हमने जो किया था वो एक वेबसाइट था एग्जाम्पल। मैंने वही एग्जाम्पल ऑनलाइन मैंने देखा था कि एग्जाम्पल का कोई वेबसाइट है, तो उसी वेबसाइट का उस पर सब्सक्रिप्शन था, वो 40 रुपया का एक मंथ या 25 रुपया का एक मंथ था। तो वही मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था, तो एड्स नहीं आते थे और उसी से बनाते जाते थे। और उसमें एक और खासियत मेरे को मिलता था ना कि क्वेश्चन से जब गलत हो जाते थे ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं एमसीक्यू रहता था, गलत आंसर अगर दे देते थे तो वहाँ पे रेड हो जाता था और एक जगह पूरा स्लॉट बना रहता था कि कौन सही हुआ है तो ग्रीन है, जो गलत हुआ है वो रेड है। तो बड़ा खराब लगता था जब ज्यादा रेड होता था। तो इससे भी एक मोटिवेशन मिलता है मेरे इतने सारे क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं। तो इसलिए उस चैप्टर को ना बहुत बार पढ़ते थे, बार प्रैक्टिस करके उसको कमांड करते थे। तो हम भी रिकमेंड करेंगे कि आप लोग अगर अभी यही सोच रहे हैं कि कहाँ से प्रीवियस बनाएं, तो आप एग्जाम्पल प्रेफर कर सकते हैं। वो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद से उसको बहुत अच्छा फील किया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको भी बता रहे हैं। आप एग्जाम्पल पे जा सकते हैं और उस वेबसाइट को आप होम स्क्रीन पे सेव कर लीजिए और उससे आप अपना प्रीवियस बना सकते हैं। सारे चैप्टर वाइज भी दिए हुए हैं और टेस्ट भी दिए हुए हैं, 3 आवर का, जेईई मेन, जेईई एडवांस दोनों दिया हुआ है। हाँ, मतलब एक जगह कंपाइल करके सारे क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उसको तुम सॉल्व कर देते है ना। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस अगर जो तुम करना चाहते हो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है। बहुत जगह बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि रिलेवेंट नहीं होते एग्जाम से रिलेटेड, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन है ना जो कि एक्चुअली में जेईई मेंस नहीं पूछ रखा है, तो वो तो रिलेवेंट है ही तुम्हारे लिए। अगर जो तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके चले जाते हो ना, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये विश्वास रखो, ठीक है। अब प्रियांशु ये बता दो कि मॉक टेस्ट कितने लगाए थे तुमने और मॉक टेस्ट कैसे लगाते थे, कहाँ कौन से मॉक टेस्ट लगाते थे, कौन सा मतलब कहाँ का फॉलो किया तुमने मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट कितने लगाए थे इसका तो कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि आप अगर इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एग्जाम तो आपका इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, सिर्फ इंडिया का मोस्ट टफेस्ट एग्जाम समझो, यूपीएससी के बाद। यूपीएससी से टफेस्ट है, लेकिन ये जेईई एडवांस और जेईई मेन जो भी है, इसमें सिलेक्शन 1% का होता है, टॉप 1%। और इसके लिए आपको ये गिनती करने की जरूरत नहीं कि कितना बार हम प्रीवियस बना रहे हैं, कितना बार टेस्ट दे रहे हैं, ये अनलिमिटेड देना है, आप जितना दे सकते हो। हालांकि ऐसा भी नहीं करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं उस चीज को, पढ़ाई को छोड़ करके मॉक टेस्ट देते रहें। पढ़ाई भी आप करते रहें और मॉक टेस्ट कंटिन्यूअसली देते रहें। जैसे कि आपको संडे हो गया तो उस दिन एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप अभी मतलब आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप चैप्टर वाइज 4-5 चैप्टर भी सिलेक्ट करके तो उसके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट तो आपको देना ही होगा। मतलब मॉक टेस्ट वही एग्जाम्पल से ही मैंने मॉक टेस्ट दिया था। और बाकी तो मेरा जो शिवम क्लासेस टेस्ट लेते रहता था, वो शिवम क्लासेस का सारे टेस्ट देते थे। और मैंने एक और चीज किया था मॉक टेस्ट के लिए, मैंने एक एलएन का टेस्ट सीरीज चलता था, वो 12th के लगता है शायद, अक्टूबर वगैरह में ज्वाइन किया था, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसी समय, हाँ 12th में ही, 12th के वही अगस्त अक्टूबर के आसपास कुछ ज्वाइन किए थे। तो उसमें पहले एलएन वाला क्या था, उसमें मेरे को ऐसे 5,000 लगा था। वो मेरे को मेंस प्लस एडवांस के लिए वो लिए थे टेस्ट सीरीज। तो शुरुआती में वो लगातार वो चैप्टर वाइज लेते गया टेस्ट, और 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर करके टेस्ट लिया। और इसके बाद वो जब दिसंबर के आसपास आने लगा तो वो फुल टेस्ट कर दिया, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट लेने लगा, और मैंने उसी को कंटिन्यू किया। वो टेस्ट एक और चीज अच्छा उसमें था कि एक तो संडे, वो कंप्लीटली संडे को ही होता था, और संडे को वो ऑनलाइन भी हो सकता था, ऑफलाइन भी हो सकता था। तो ऑफलाइन जब होता था तो उसमें क्या होता था कि कोई सेंटर दे देता था। जैसे मैं गया में रह करके रूम पे पढ़ाई किया हूँ, तो सेंटर दे देता था, तो सेंटर पे जाकर के वहाँ पे एग्जाम देते थे। और ऑनलाइन होता था तो मोबाइल पे ही दे देते थे घर से। तो सेंटर पे जाने वाला भी बहुत अच्छा चीज था। उससे एक हैबिट रहता है ना कि अरे बाहर जा करके इतना परफॉर्म करना है। वहाँ पे अदर स्टूडेंट्स जब एक साथ बैठते हैं ना, बहुत सारे लोग, तो कई लोग होते हैं कि यार मेरे साथ तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मेरा कहाँ कुछ होने वाला है, बाकी सब तो बहुत ज्यादा तेज होंगे, ऐसा भी कई लोगों को फील होने लगता है। तो आप अगर बाहर जाकर के भी एग्जाम देते हैं, अगर वैसा मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो वो काफी अच्छा रहेगा, आपको एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि जेईई एडवांस आपके घर पे नहीं होने वाला है, ये आप अच्छी से तरह जान लीजिए। जेईई मेन भी आपके घर पे नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, तो मतलब एग्जाम, मतलब मॉक टेस्ट अगर जो दोगे तो तुमको एग्जाम वाला फील आ जाएगा कि एक्चुअली में जिस तरीके से तुम एग्जाम देने वाले हो उसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे तुम, कि मॉक टेस्ट उस तरीके से ही तुम्हारा डिजाइन होता है कि एग्जाम वाले प्रेशर को तुमको फील करा सके। एग्जाम तुमको प्रेशर में देना है, तो प्रेशर की जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुमको अच्छा होगा। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में मॉक टेस्ट की, उतना अच्छा तुम एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर दोगे। ये सीधा सीधा कहने का मतलब है ना। हाँ भाई, प्रेशर तो जरूरी है, क्योंकि जैसे हम जो थे, हम 3 लोग रूममेट्स रह रहे थे। एक मैं था, प्रियांशु शर्मा, मेरा एक रूममेट था सचिन, और एक और रूममेट था अमन। हम लोग के बीच में प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता था, क्योंकि तीनों लोग एक ही शिवम क्लास से ही पढ़ रहे थे, तीनों लोग एलएन वाला ही टेस्ट देते थे। तो कभी मेरा ज्यादा, कभी सचिन का ज्यादा, कभी अमन का। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। एक का ज्यादा है तो बाकी 2 लोग उदास, फिर उसका ज्यादा है तो फिर बाकी 2 लोग उदास। तो इस तरीके से ना तीनों को अपने आप को बूस्ट करते चले गए, और फाइनली इतना बूस्ट कर गए कि हम लोग 3 लोगों में, मतलब ये एक एस्ट्रोनाइजिंग फैक्ट है कि तीनों के तीनों, एक मैं यहाँ आईआईटी बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, एक आईआईटी धनबाद में, वो भी करंट ईयर,
तीनों के तीनों करेंटली ईयर में, मैं तो बॉम्बे, एक आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और एक एनआईटी इलाहाबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तो मतलब तीनों का तीनों करेंट ईयर में अपने अपने अच्छे से डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, ये काफी अचीवमेंट रहा। और इसका वजह ये भी है कि तीनों काफी प्रेशर, मतलब एक दूसरे के काफी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ रहे थे। अच्छा, हमेशा कंपटीशन जो होता है ना तुमको बेटर बनाता है, कंपटीशन तुमको नीचे नहीं लाता, हमेशा एक स्टेप ऊपर लेके जाता है कंपटीशन। तो जब भी लग रहा है ना कि हमारे आसपास वाले बच्चे स्कोर कर रहे हैं, तो तुम अपने आप को नीचे गिराने से अच्छा कोशिश करो कि यार मैं इससे आगे कैसे निकल सकूं। ये अपने दिमाग में थॉट्स लाओ जो कि तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के डे आगे निकलने में, एग्जाम के दिन आगे निकलने में और एक अच्छा कॉलेज ग्रैब करने में। ठीक है, तो जब भी प्रेशर आए ना तो उसको एक अच्छे व्यू में लो, जिससे कि जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 दोस्त थे और तीनों दोस्त आईआईटी के अंदर पहुंच गए, एनआईटी के अंदर पहुंच गए, बस एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था उस कारण से। ये बहुत अच्छी चीज है। अब प्रियांशु चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताओ कि आखिरी के कुछ महीने, जैसे कि एग्जाम पास आने लग रहा है, जैसे कि अभी जनवरी में एग्जाम होंगे या फिर एडवांस के पहले 1-2 महीने, तो उस टाइम पे तुम किस तरीके से प्रिपरेशन करते थे, क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, कैसे चीजें, क्योंकि उस टाइम पे मतलब सिलेबस कवर हो चुका होता है, मॉक टेस्ट भी दे रहे होते हैं, तो मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी तुम्हारी उस टाइम पे आखिरी के 1-2 महीने पहले एग्जाम से? देखो, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों कंप्लीटली सिलेबस जरूर सेम है, लेकिन एग्जाम कंप्लीटली डिफरेंट है। दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग है, तो दोनों का स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस से एक मंथ पहले नहीं, मतलब जेई मेंस का 15 दिन पहले मैंने काफी ज्यादा मतलब इसका मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस किया था। मतलब करेंटली जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम बनाते जा रहे थे। और लकीली मेरा तो क्या हुआ कि जेई मेंस सेशन 1 24 जनवरी को था, मेरा फर्स्ट ही दिन था, तो मैंने ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं कर पाया। जो पिछले साल का क्वेश्चंस था, मैंने उन क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली बना रहा था। और एक चीज हम लोग कर रहे थे, हम लोग 3 रूममेट, तो जैसे बताया कि 3 लोग रूममेट थे, तो तीनों लोग रूममेट्स क्या करते थे कि तीनों लोग एग्जाम गोल पे पीवाईक्यूज बनाते थे। तो तीनों लोग एक साथ बैठते थे और तीनों लोग एक साथ एग्जाम गोल बोलते थे, तीनों एक साथ ही 3 घंटे का वो एग्जाम मॉक टेस्ट देना शुरू करते थे, पीवाईक्यूज बनाने लगते थे और तीनों को बनाते थे। उसमें तीनों का फिर से वही होता था कि एक का ज्यादा है तो अगला बार फिर मॉक टेस्ट देंगे, तो फिर मेरा ज्यादा आना चाहिए, मेरा ज्यादा अगला बार है तो फिर अगला बार से 3 का ज्यादा आएगा। इस तरीके से हम लोग देते थे। तो उस एक और चीज होता था कि तीनों लोग जब एक ही साथ एग्जाम दे रहे होते थे तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता था, ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो और ज्यादा बिल्डअप हो जाता था। तो इस तरीके से मतलब काफी प्रैक्टिस किए और इसी का रिजल्ट है कि मेरा सेशन 1 में 98.14% आया, एकदम पहुंच गया था। अच्छा, मतलब लास्ट के टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए और मॉक टेस्ट ज्यादा दिए, बस यही करना होता है आखिरी के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस वगैरह कवर हो चुका होता है। अब ये बताओ प्रियांशु कि रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी है, तुमने कौन सा फॉलो किया रिवाइज, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन के अंदर, तो रिवीजन कैसे किया था ये बताओ। रिवीजन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब आप ये मान के चलें कि आप 12th के अगर सबसे शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हैं तो अब 12th के एंड में आपका इलेक्ट्रोस्टैट लगभग वीक सा हो जाएगा, क्योंकि आप बीच में अदर चैप्टर्स में भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। और रिवीजन जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, मेरा जो सबसे 11th में जो सबसे मेरा बेस्ट सब्जेक्ट रहा था वो मेरा मैथ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा हम उस पर मेहनत कर रहे थे मैथ में। और मेरे झन्ना सर तो थे, उनसे इसलिए 1 घंटे 2 घंटे बैठ करके क्वेश्चन पूछते रहते थे मैथ्स का, तो मैथ्स में बहुत ज्यादा फोकस किया था। फाइनली 12th में मतलब समझो मेरा जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट था वो केमिस्ट्री बना दिए थे। तो केमिस्ट्री की अगर बात करें ना तो हाइड्रोजन जैसे चैप्टर हो गया, मिनिमम 10-15 बार तो पढ़ ही चुके होंगे, 10-15 नहीं 15 से 20 बार मिनिमम। और बाकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और जो बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सब तो केवल रट्टू चैप्टर है। तो इन सब चैप्टर्स को कम से कम 15 बार 20 बार, तो ये सब नॉर्मल बात है, ये कोई ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, बस ये सब इतना बार तो हो चुका है। तो आपको वो सब काफी ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, खास करके जो रट्टू चैप्टर है वो सब इसको रटने की जरूरत है। और बाकी जो चैप्टर्स क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, जैसे कि अगर एनएलएम हो गया तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उन लोगों से चैप्टर रट्टू नहीं है, वे सब चैप्टर आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद तुरंत एप्लीकेशन करें, क्योंकि आपको उस चैप्टर से कुछ आने वाला नहीं है, आपको एप्लीकेशन आने वाला है। तो आपको पीवाईक्यूज बनाएं, उसका पूरा एप्लीकेशन करें ताकि आपको एप्लीकेशन याद रहे कैसे इसको बनाते हैं। तो उसको मैथ का तो कहना मैथ कंप्लीटली प्रैक्टिस ही है। मैथ को आपका समझिए थ्योरी कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना है और बाकी फिर प्रैक्टिस ही आपका है, जो कि जेईई मेन जेईई एडवांस में सिलेक्शन करवाएगा। आपका मैथ्स और फिजिक्स के लिए थ्योरी बहुत कम, आपकी प्रैक्टिस ही आपको मतलब जेईई मेन जेईई एडवांस में अपना एनआईटी आईआईटी जो भी आप चाह रहे हैं वो वहां तक आपको पहुंचा पाएगा। ओके, तो बार बार चीज़ों को करना है, जैसे कि इन्होंने बताया कि केमिस्ट्री में इन्होंने एक चैप्टर को 10-10 बार 15-15 बार पढ़ा, तब जाकर के ये स्कोर पहुंचा है। तो ये स्कोर ऐसे ही नहीं आ गया, आईआईटी बॉम्बे में बंदे ऐसे नहीं पहुंच जाते। उन्होंने चैप्टर को 10 बार 15 बार जितनी बार हो सके रगड़ना उतनी बार रगड़ो यार, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब तुम रिवीजन करो। रिवीजन नहीं करोगे, चीजें पढ़ोगे भूल जाओ। तो रिवाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन करते रहना, ठीक है ना। अब एक चीज और बता दो कि अब आखिरी चीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन के बाद क्या खुशी और क्या माहौल रहता है, सिलेक्शन के बाद कैसा फील होता है
है। और तुम तो यार आईआईटी बॉम्बे में पहुंच गए, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है ये थोड़ा सा बता दो। सिलेक्शन के बाद खुशी का तो लिमिट नहीं रहता है, बस लिमिट्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला सिचुएशन है। और एक्चुअली में जब ये रिजल्ट मेरा आया था तो उस समय मैं पटना में था। तो जब मेरा रिजल्ट आया मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब 12-14 हज़ार पे रहेंगे, लेकिन फिर भी देखे कि नहीं, मेरा इतना अच्छा रैंक आ गया। तो फिर लगा कि वाह, अब मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मुझे अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। तो काफ़ी खुशी रहा, मतलब जैसे ही मुझे मालूम चला कि वाह इतना अच्छा रैंक है तो बस हुर्रे वाला सिचुएशन एकदम आ गया। और बाकी जब बताएं अपने टीचर्स को, बाकी मेरे जो पेरेंट्स वगैरह थे, बाकी फ्रेंड्स वगैरह, सबको मालूम चला। मतलब अचानक से लगता है आधे घंटे के अंदर में इतने सारे कॉल आने लगे हैं, मतलब लिमिट नहीं था, वो बहुत सारे कॉल आने लगे। और मैं उस समय गाड़ी में था तो बहुत सारे कॉल्स को हमको साइलेंट वाइलेंट करके छोड़ना पड़ा, क्योंकि इतने सारे कॉल आ रहे थे कि अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हालांकि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ आईआईटी बॉम्बे में पहुंच के तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत चिल है यहाँ। मतलब आप जितने चीज मिस किए हो ना आप जेई प्रिपरेशन के समय, जैसे कि होता है कि कुछ लोग को, जैसे मेरे को ही रूम पे रहना पड़ा बाहर जाकर के, तो समझो फ्रेंड्स वगैरह छूट गए हैं वहाँ पे इस स्ट्रगल के समय। बाकी जो भी इंजॉयमेंट होता है घूमने का, होली दशहरा, ये सब समझो बहुत ही मिनिमाइज हो गया काफी हद तक। तो यहाँ पे आकर के वो आपको कंप्लीटली मिलने वाला। आईआईटी बॉम्बे जाए या फिर आप किसी अदर आईआईटीज में जाए, ऐसा नहीं कि आईआईटी बॉम्बे की, लेकिन अदर आईआईटीज में भी आप अगर जाते हैं, आईआईटीज या एनआईटीज, सब जगह काफी ज्यादा एंजॉयमेंट होगा। मतलब इतने सारे फ्रेंड्स मिलेंगे कि मतलब मैं बता नहीं सकता कितना ज्यादा एंजॉय है यहाँ भी आने के बाद। मतलब एवरीडे ओरिएंटेशन चल रहे हैं। अच्छा, मतलब सारा चीज, मतलब जितने भी स्ट्रगल था, जो कुछ भी था, सब वर्थ इट हो गया। हाँ बिल्कुल, स्ट्रगल जितना भी किया स्ट्रगल, मतलब उसमें जरा भी 1% या 0.1% कुछ भी वेस्ट नहीं किया, एकदम कंप्लीटली जो भी स्ट्रगल किए उससे हमें तो लगता है कि लगता ही नहीं था कि ये स्ट्रगल के बाद इतना अच्छा जगह पे पहुंच जाएंगे। यहाँ आने के बाद लगता है कि वाह कहाँ पहुंच गए, मतलब कहाँ एक छोटे से गांव में, विलेज में पढ़ रहे थे, जहाँ पे मेरे घर का बस अभी भी स्थिति है केवल 2 रूम बना हुआ, लेकिन वहां से यहाँ है जहाँ पे 10 तल्ला बिल्डिंग में, इतने ऊंचे बिल्डिंग्स में पढ़ाई कर रहे हैं, रह रहे हैं। यार ये थी प्रियांशु की पूरी जर्नी, जेई की स्टोरी, जेई का स्ट्रगल, जो भी कह लो आप, लेकिन ये सारा कुछ वर्थ इट हो गया यार जब ये पहुंचे आईआईटी बॉम्बे। और यार ये सब कुछ मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी तुम्हारा भी स्ट्रगल चल रहा है ना, जो भी कुछ भी हो रहा है, तुम्हें सारा कुछ वर्थ इट हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यार पूरी जी जान लगा दो, अभी 4-5 महीने बचे हुए हैं, मेंस के लिए, एडवांस के लिए भी इनफ टाइम है। तो जितना कुछ हो सकता है, जितनी मेहनत हो सकती है अभी कर लो। सिलेक्शन होने के बाद एवरीथिंग इज वर्थ इट। और एक बार प्रियांशु बता दो, आईआईटी बॉम्बे का हाईएस्ट पैकेज कितना है? हाईएस्ट पैकेज? हाँ, वो 1-2 करोड़ LPA। करोड़ों में है भाई, करोड़ों में। तो समझ लो यार लाइफ सेट होने वाली है। तो इसी के साथ आज वाले इंटरव्यू को खत्म करते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ आप सभी के साथ, और एक नए व्यक्ति के साथ मिलेंगे, जो कि यार अभी यार इंटरव्यू सेशंस लगातार मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे आईआईटीएंस एनआईटीएंस को मैं लेके आने वाला हूँ चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर करना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई है तो प्रियांशु के लिए यार एक लाइक का बटन जरूर से दबा देना कि यार बेचारा इतना मेहनत करके यहाँ तक आया और इंटरव्यू दिया, इतना टाइम निकाला उन्होंने, तो एक लाइक कर देना। और बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल पे अगर जो जाकर के चेकआउट कर लो, सारा कुछ आप लोग को मैंने अवेलेबल करवा दिया, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, सारा कुछ अवेलेबल है। जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।